हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी हाई स्टडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस के बारे में। जो ब्रांचेस ऑफ साइंस जो टॉपिक है ना आपका, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रांचेस ऑफ साइंस, इससे ये टॉपिक सिर्फ आपके एनवीएस के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप जो अदर एग्ज़ाम्स देने वाले हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, कुछ रेलवेज़ के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और कुछ डिफेंस एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं, देन आप सबके लिए ये वाला जो टॉपिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस टॉपिक से वेदर इट इज़ इन रीजनिंग एंड इन जीएस, जीके एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो आपका इस वाले सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है वो किस में आ रहा है, वो आपका एनवीएस में आ रहा है, ठीक है। देन ये वाला क्वेश्चन जो है, इस वाले जो आज हम टॉपिक करेंगे, इस टॉपिक से आपसे रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनालॉजी सीरीज़ के अंदर, और इससे जीके में भी क्वेश्चन आ सकता है। और जैसे कि एनवीएस में तो इसमें क्वेश्चन आने के फुल चांसेस है, बिकॉज वहाँ पे क्या है, एक 60 मार्क्स का कंप्लीट जो है, 60 मार्क्स की कंप्लीट सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जिससे आपकी साइंस ही आने वाली है, उसके अंदर लैब मैनुअल वगैरह सब चीज़ें, ठीक है। चलो लेट वी स्टार्ट नाउ। हमारे पास जो फर्स्ट है ना वो क्या है, एल्गोलॉजी है। एल्गोलॉजी, अब ये अलग अलग टर्म्स का मीनिंग समझो। एल्गो का मीनिंग क्या होता है, एल्गो का मतलब होता है एल्गी, और जो टर्म लॉजी है ये हमें डिफाइन करती है अबाउट दी स्टडी। लॉजी जो टर्म है इसको हम कहते ही किसके लिए, लॉजी का मीनिंग ही क्या होता है, स्टडी, ठीक है, किसी भी चीज़ की स्टडी करना। और एल्गो का मतलब क्या हुआ, एल्गी। एल्गी हमें कैसे दिखाई देती है, ऐसा एक ग्रीन कलर का होता है, सब्सटेंस होता है, जो हमें ये वाला जो है ये हमें माउंटेन वाले रीजन में दिखाई देता है, माउंटेन्स के ऊपर लगी होती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। दूसरा जो है ये वाला जो पार्ट है, ये जो एल्गी हमें दिखाई दे रही है, कहाँ पे दिखाई दे रही है, ये हमें वाटर के अंदर दिखाई दे रही है, आया समझ। तो ये जो स्टडी होती है एल्गी की, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, एल्गोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अर्थ्रोलॉजी। अर्थ्रोलॉजी का, अर्थ्रो जो टर्म है ना वो अर्थ्रो किस चीज़ से एसोसिएटेड है, इसका मीनिंग होता है जॉइंट्स, ठीक है। जॉइंट्स का मतलब, इसका जो अर्थ्रो का मीनिंग है वो क्या होता है, जॉइंट्स, यानी कि स्टडी ऑफ जॉइंट्स को हम क्या कहते होते हैं, अर्थ्रोलॉजी। ये हमारे जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि ये एल्बो वाला जॉइंट है, ये हमारे जो पैर के पास होते हैं वो वाले जॉइंट्स हैं, ठीक है। जो स्टडी ऑफ जॉइंट्स को क्या कहा जाता है, एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी से क्वेश्चन जो है वो आने के फुल चांसेस है। ओंकोलॉजी का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओंकोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले ओंकोलॉजी का मतलब हम समझते हैं कि इस स्टडी ऑफ कैंसर बोला जाता है, ठीक है, स्टडी ऑफ कैंसर। अब कैंसर क्या होता है, कैंसर ये चीज़ होती है अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल, यानी कि अनवांटेड ग्रोथ हो जाती है सेल की, उसको हम क्या कहते होते हैं, कैंसर कहते होते हैं। और वो कैंसर एक टाइम पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये सेल्स है, ये जो पर्पल कलर वाले सेल्स है वो एक तरीके से हम इनको कैंसर सेल कंसीडर करते हैं। इनकी अनवांटेड ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, अनवांटेड ग्रोथ स्टार्ट होगी तो इस पूरे सेल को कवर अप कर लेंगे। ऐसे कवर अप करते करते ये ऐसे बोल लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। इस बोल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते होते हैं, इसको हम ट्यूमर कहते होते हैं, ठीक है। और स्टडी ऑफ ट्यूमर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। अब ये देखो, ये कहीं पे भी हो जाती है, फिर चांसेस होते हैं होने के चांसेस, ये आपके ब्रेन में हो जाती है, ठीक है, ब्रेन के साथ में ये जैसे कि लंग्स में हो जाती है, या आपकी बॉडी के जैसे वुमेन्स के अंदर यूट्रस के अंदर होने के बहुत चांसेस होते हैं। सो कहीं पे भी ग्रोथ हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर। अगर आप लोगों ने सुना होगा, युवराज सिंह की एक बायोग्राफी है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो उसके अंदर जो युवराज सिंह को भी हुआ था, युवराज सिंह को ट्यूमर हुआ था, और वो ट्यूमर लंग्स में ही था, उसने अपनी बुक में डिफाइन किया हुआ है। अब ये आपको याद रहेगा कि ऑन्कोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ कैंसर होती है, स्टडी ऑफ ट्यूमर्स होती है। ट्यूमर भी मैंने समझाया आपको, और कैंसर क्या होती है वो भी मैंने आपको समझाया। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर,
यानी कि एटमॉस्फेयर की जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोला जाता है, मीटियोलॉजी। ठीक है, अब हम देखते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर को हिंदी में क्या बोला जाता है, वायुमंडल। वायुमंडल का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ गैसेस होगी या फिर कवरिंग्स ऑफ लेयर्स ऑफ गैसेस होगी। तो यहाँ पे इसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर हम लोगों को डिफरेंट लेयर्स देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब पूरे एटमॉस्फेयर की जो स्टडी होती है उसको हम मीटियोलॉजी कहते हैं। और ये किस वर्ड से मिलके बना हुआ है, मीट्रो वर्ड से मिलके बना हुआ है, मीट्रो। ठीक है, मीटियोर सुना होगा आपने, मीटियोर्स आते हैं, ये वही वाला मीटियोर है। ठीक है, अब जो फर्स्ट लेयर आती है वो आती है हमारी ट्रोपोस्फियर, सेकंड लेयर आती है हमारी स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड लेयर हमारी आती है मीजोस्फियर। उसके बाद ये यहाँ पे इन्होंने रॉन्ग लिखा हुआ है, ट्रोपोस्फियर नहीं आएगी, वो आएगी थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है। ठीक है, थर्मोस्फियर, और उसके बाद आती है एक्सोस्फियर, सबसे लास्ट वाली लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो होती है एक्सोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर जो होती है सबसे बिल्कुल जो हमारे अर्थ के बिल्कुल टच में जो होती है, फर्स्ट लेयर जो होती है वो हमारी क्या होती है, ट्रोपोस्फियर ही होती है। ट्रोपोस्फियर के अंदर हमारी ये सब एक्टिविटीज़ होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन का चेंज होना। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह में चेंज आना, वेदर में चेंज होना, ये सब चीज़ें जो आती है, वेदर चेंज, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज, ये इस टाइप में ये कीवर्ड्स हैं जो मैंने अभी आपको बोला ना, वेदर चेंज या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज, ये कीवर्ड्स हैं। और ये कीवर्ड्स डाल के पूछा जाता है कि कौन से वाली लेयर होती है जिसके अंदर हम लोगों को चेंजेस मिलते होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंजेस मिलते होते हैं, देन आप आंसर करोगे ट्रोपोस्फियर। उसके बाद ही स्ट्रेटोस्फियर, नेक्स्ट लेयर होती है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर कौन सी लेयर होती है, इसको हम लोग ओजोन लेयर से भी जानते होते हैं। ठीक है, ओजोन लेयर भी हम किसको कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर को कहते होते हैं। जो हमारे एयरक्राफ्ट वगैरह जो भी हैं वो सब जो कुछ भी हमारे एयरक्राफ्ट वगैरह हमें मिलते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, फ्लाइट जो है किस में होती है, स्ट्रेटोस्फियर में होती है। एरोप्लेन्स वगैरह कहाँ उड़ते हैं, वो स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते होते हैं। स्ट्रेटोस्फियर के बाद थर्ड लेयर आती है हमारे पास मीजोस्फियर। मीजोस्फियर जो लेयर होती है इसमें हमें एक तो मीटियोर्स मिलते होते हैं, मीटियोर्स के साथ में दूसरा हम लोगों को इसके अंदर क्या मिलता है, ये वाली जो लेयर होती है वो कोल्डेस्ट लेयर होती है, कोल्डेस्ट लेयर अमंग ऑल दी लेयर्स। मतलब कि जितनी भी लेयर्स हैं उन सभी लेयर्स के बीच में तो सबसे कोल्डेस्ट लेयर जिसको माना जाता है वो हम मीजोस्फियर को मानते होते हैं। मीजोस्फियर की बात आती है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर में क्या होता है, एक तो अरोरा की फॉर्म में, अरोरा वगैरह जो भी हमें मिलते हैं वो यहीं मिलते हैं। नेक्स्ट जो सैटेलाइट भी यहीं होती हैं। उसके बाद जो सबसे लास्ट लेयर होती है वो होती है हमारी एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसके साथ में हम लोग इसको आइनोस्फियर के नेम से भी जानते होते हैं। ठीक है, हमें आइंस वगैरह भी इसी लेयर के अंदर मिलते होते हैं। ये काफ़ी होच पोच हो गया, आई होप आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे तो आपको उससे समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट आता है हमारे पास एंटेमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो होती है, एंटेमो वर्ड जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, वो इंसेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और हमारे अर्थ के ऊपर जो सबसे ज़्यादा मोस्ट अबेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, तो वो कौन है, वो इंसेक्ट्स ही मिलते होते हैं, सबसे ज़्यादा स्पीशीज, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ। ठीक है, वो सब कुछ किसका है, एंटोमोलॉजी यानी कि इंसेक्ट्स का ही है। और इंसेक्ट्स की स्टडी को, और अगर आपको ध्यान हो तो हम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं वो हमारे कौन से फाइलम में आते हैं, वो अर्थ्रोपोडा के अंदर आते होते हैं। और अर्थ्रोलॉजी पढ़ा था ना, अर्थ्रो किससे रिलेट करता है, वो जॉइंट से रिलेट करता होता है। ठीक है, अर्थ्रो किससे जॉइन करता है, किससे रिलेट करता होता है, जॉइंट से रिलेट करता है। और यहाँ पे मैंने बोला इंसेक्ट्स की जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोला था, अर्थ्रोपोडा, यहाँ लिखते हैं वहाँ पे थोड़ा सा, अर्थ्रोपोडा। ठीक है, अर्थ्रो का मतलब क्या हो गया, वही जॉइंट्स। अब वर्ड का मीनिंग तो चेंज नहीं होएगा ना, एक तरीके से रूट वर्ड है। अपोडा का मतलब क्या हुआ, फीट। यानी जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर हम लोगों को कैसे फीट्स दिखाई देते हैं, उनके जॉइंटेड लेग्स दिखाई देते होते हैं, ये उसकी पहचान होती है, इसीलिए हम उसको अर्थ्रोपोडा बोला जाता है।
और अर्थ्रोपोडास यानी कि इंसेक्ट्स की जो स्टडी होती है उसको हम एंटेमोलॉजी कहते होते हैं। और हमारे अर्थ के ऊपर जो सबसे अबेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट है वो कौन है, वो इंसेक्ट्स ही है। उसके बाद आती है कारिनोलॉजी। जो कारिनोलॉजी जो होता है उसको हम क्या कहते होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, स्टडी करना, स्कल की स्टडी करना। ठीक है, अब स्कल की स्टडी में आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि स्कल की क्या स्टडी करेंगे, तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन कारिनो का मतलब क्या हुआ, कारिनो का मतलब क्या हुआ, स्कल। सो उसकी हम स्टडी कैसे करेंगे, जैसे स्टार्टिंग में जो ह्यूमन बींग्स का ओरिजिन हुआ था वो किससे हुआ था, मोंकी से हुआ था। मोंकी के बाद एक स्टेज और आती है, मतलब स्टेज तो काफ़ी आती है बट मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ आपको समझाने के लिए कि कार्नियोलॉजी की स्टडी हम कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मोंकी आया था। अब स्टार्टिंग में हमें फेस जो था ह्यूमन बींग्स का मोंकी जैसा था, मोंकी से ओरिजिन स्टार्ट हुआ था ना, उसके बाद इवोल्यूशन होकर अब जैसा फेस बना है। तो ये मोंकी से जो फेस का इवोल्यूशन हुआ था, इस टाइप के जो स्कल के अंदर चेंजेस आते गए हैं, मोंकी से लेके अभी तक जितने भी चेंजेस आते गए स्कल के अंदर, उसको हम क्या कहते होते हैं, उसको हम काइनोलॉजी कहते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मायोलॉजी। अब मायोलॉजी का मतलब क्या होता है, मायो का मतलब क्या होगा, मसल्स। ठीक है, जो मसल्स की अपनी मस्कुलर सिस्टम की जो स्टडी करता होता है उसको हम मायोलॉजी कहते होते हैं। अब मस्कुलर सिस्टम की जैसे कि एक तो होती है कि आप किसी भी मतलब अच्छे से जिम जाने वाले पर्सन को देखो, एक जो बंदा जिम जाता है उसको देखो और एक जो बंदा जिम नहीं जाता उसको देखो, दोनों की बॉडी के अंदर आपको कितना डिफरेंस मिलेगा। अब दोनों में बहुत डिफरेंस मिलेगा। जो जिम जाएगा उसकी जो मसल्स है ना, वो मसल्स की कंप्लीट फॉर्मेशन हुई मिलेगी आपको, वो मसल्स जितना भी ग्रो अप करेंगे उतना हुआ मिलेगा। और जो बंदा नहीं जिम जाता होता उसकी मसल्स आपको ऑलमोस्ट एक तो क्या तो नॉर्मल स्टेट में, या जो बहुत थिन होता है उसकी सिकुड़ी हुई मिलती होती है, इस टाइप की कंडीशन मिलती है। आया समझ, ज़्यादा जल्दी तो नहीं करवा दिया। जो स्टडी होती है मस्कुलर सिस्टम की, यानी कि जो मसल्स की स्टडी करते हैं, मसल की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, कहाँ पे कौन से वाली मसल किस टाइप की होती है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की मसल्स हैं। एक होता है स्केलेटन मसल, दूसरा हमारे पास होता है कार्डिक मसल, और तीसरा हमारे पास होता है स्मूथ मसल्स। अब मैं इनका बताती हूँ ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है। स्केलेटल मसल कौन सी होती है, जो हमारे पैर हाथों में जो मसल्स होती हैं, यानी कि जो मसल्स हमारी मूवमेंट में हेल्प करती होती है, उसको हम क्या कहते होते हैं, उसको हम स्केलेटल मसल कहते होते हैं। उसके बाद कार्डिक मसल, कार्डिक नेम से पता लगता है कि कार्डिक मसल जो होती है वो कहाँ पे होती है, वो सिर्फ आपके हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है और होल बॉडी के अंदर कहीं प्रेजेंट नहीं मिलती होती। इसके बाद है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स वो वाली मसल्स होती हैं जो आपकी कंट्रोल में नहीं होती, यानी कि जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स कौन से वाली होगी, जैसे कि आपकी आईलिड्स पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आईलिड्स मूवमेंट करती रहेंगी, आप उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, सो इनवॉलेंट्री मसल है। आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद एक थोड़े टाइम के लिए आपका जो स्टमक है वो एक्सपेंड हो जाता है, वो स्टमक का एक्सपेंड होना उसके ऊपर आपका कोई रोल नहीं है, आप उसको कोई मतलब उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। उस पर कौन कंट्रोल कर रहा है, आपकी स्मूथ मसल्स करी, तो स्मूथ मसल्स उसके ऊपर कंट्रोल करी तो क्या हुई, इनवॉलेंट्री मसल्स हुई। तो इस टाइप से मसल्स की जो स्टडी करता होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको मायोलॉजी कहते होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब, कार्टो का मीनिंग क्या होता है, मैप। ठीक है, अब डिज़ाइनिंग ऑफ मैप करना या फिर स्टडी ऑफ मैप करना, स्टडी ऑफ मैप यानी कि मैप को डिज़ाइन करते हो आप। ठीक है, किस टाइप का मैप है, किस तरीके से इस मैप की फॉर्मेशन हो रखी है, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते होते हैं, यानी कि जो मैप की स्टडी करता है उसको हम क्या कहते होते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं। अब मैप्स आपके अलग अलग तरीके के, वर्ल्ड मैप भी है, स्टेट मैप्स भी है, और एक कंट्री का मैप भी है। तो इस तरीके से जो मैप की स्टडी करता होता है उसको हम कार्टोग्राफी कहते होते हैं। नेक्स्ट आता है एपियोलॉजी। एपियोलॉजी क्या होता है, स्टडी करना किसकी, बीज की, स्टडी ऑफ बीज। एपियोलॉजी का मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ बीज की स्टडी करना। एपी जो टर्म है ना, एपी टर्म ये हमारी किससे एसोसिएटेड है, ये हमारी बीज से एसोसिएटेड है।
नेक्स्ट क्या आएगा, लॉजी का मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ बीज। एक आपने टर्म सुनी होगी एपीकल्चर, ठीक है, वो एपीकल्चर का मतलब क्या होता है, एपीकल्चर का मतलब होता है अपने कमर्शियल पर्पस के लिए बीज को तैयार करना या बीज की रियरिंग करना, यानी कि बीज को पालना, उसका कल्चर करना, कंप्लीट उसकी जो साइकिल होती है, लाइफ साइकिल होती है, उसको कंप्लीट करना और उसको अपने मतलब कमर्शियल पर्पस में यूज़ करना। यानी कि अगर मैं आपको बेसिक लैंग्वेज में और बेसिक वर्ड्स में समझाती हूँ तो अपने यूज़ के लिए रियरिंग करना, मतलब कि हनी बीज को पालना, इस चीज़ को हम क्या कहते होते हैं, एपीकल्चर कहते होते हैं। और अगर उस एपीकल्चर की या फिर यानी कि अकेले बीज की अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम एपियोलॉजी कहते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है आर्कियोलॉजी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आने के फुल चांसेस है एग्जाम में। आर्कियोलॉजी हम किसको कहते होते हैं, स्टडी ऑफ पास्ट कल्चर ऑफ ह्यूमंस, यानी कि आर्कियो का मतलब क्या हुआ, पास्ट कल्चर। ये याद रखना, स्टार्टिंग वाले सबसे पहले जो हमने किया था वो एल्गोलॉजी था, ठीक है, एल्गोलॉजी जो एल्गी से रिलेट कर रहा था। नेक्स्ट हमने देखा था एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी क्या था, जो जॉइंट से आपका जो जॉइंट से रिलेट कर रहा था। और ये क्या है आपका आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी का मतलब क्या, स्टडी ऑफ पास्ट ह्यूमन, यानी कि स्टडी ऑफ पास्ट कल्चर ऑफ ह्यूमन। यानी जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मोंकी से इवोल्यूशन हुआ था ना, तो मोंकी से इवोल्यूशन होता गया, उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल फायर का इन्वेंशन होता गया, ऐसे ऐसे करते बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन होता गया और फिर हम जैसे ह्यूमन बींग्स बने। अब ये कहाँ से कौन से वाली चीज़ आई है उसके बारे में स्टडी करना, उसको हम क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी। यानी कि ये देखो, ये कुछ हमें हल जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हमें शिवलिंग दिखाई दे रहा है, ये हमें कोई वुमेन दिखाई दे रही है, ठीक है, ये अलग अलग हमें चीज़ें दिखाई दे रही है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो किस टाइप के वो लोग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते थे, किस टाइप के वो गॉड्स की पूजा करते थे, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो किस में आती हैं, पास्ट कल्चर में आती हैं ह्यूमन बींग्स के। और पास्ट कल्चर ऑफ ह्यूमन बींग्स विच इज़ नोन एज ए आर्कियोलॉजी। आई होप समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री टर्म का मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि लैब के अंदर स्टडी करना किसकी, बायोकेमिकल। बायोकेमिकल बायो टर्म क्या बताती है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिजम्स की, बायो का मतलब ऑर्गेनिजम्स के, यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो फॉर्मेशंस होती है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म चलता है, उन सभी रिएक्शंस वगैरह की बारे में स्टडी करना, उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। यानी कि ये जैसे कि ये हमारा डीएनए, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ना, वो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा सा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते होते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर कहते होते हैं, ठीक है, इसको हम हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कहते हैं। अब इसकी स्टडी करना, कैसे इसकी फॉर्मेशन हुई, किसने इसको इन्वेंशन किया, वॉटसन एंड ग्रीक ने ढूंढा था इसको, वॉटसन एंड ग्रीक, ये साइंटिस्ट के नेम है, ठीक है। किसने स्टडी की, क्या क्या इसके अंदर मेनली, मतलब जो मेन स्टडी क्या होगी, इसके अंदर ये किस चीज़ से मिलके बना हुआ है उसकी स्टडी करना, उनके रिएक्शंस की स्टडी करना, उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसके अंदर क्या मिलेंगे आपको, अमीनो एसिड्स मिलेंगे, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, सब चीज़ें, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते यहाँ, ठीक है। इस टाइप के स्ट्रक्चर्स की जो स्टडी करते होते हैं लैब के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। यानी कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, क्या रिएक्शन परफॉर्म करता है, इन सब चीज़ों की स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसके बाद आता है बोटनी। बोटनी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब समझो पहले, सबसे पहले बोटनी का मतलब तो ये होएगा स्टडी ऑफ प्लांट्स, सिर्फ स्टडी ऑफ प्लांट्स के बारे में बात होएगी। बोटनी क्या होता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। और जो टर्म फ्लोरा है ना, फ्लोरा क्या किस चीज़ को डिनोट करती है कि एक पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस की वेजिटेशन को अगर हम स्टडी करते हैं, वेजिटेशन जो होती है पर्टिकुलर स्टेट, एक पर्टिकुलर प्लेस की जो वेजिटेशन होती है, हर्ब, शर्ब्स,
ट्रीज, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें जिसमें आती होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको फ्लोरा कहते होते हैं। अब बोटनी किसको कहते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स को या स्टडी ऑफ फ्लोरा। ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन दोनों तरीके से मिल सकता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स भी पूछा जा सकता है और फ्लोरा भी पूछा जा सकता है। देन आपको वहाँ पे क्लिक करके आना है बोटनी पे। नेक्स्ट आता है बिब्लियोलॉजी। अब ये टर्म जो बिब्लियोलॉजी है ये चीज़ क्या डिफाइन करती है, बिब्लियो का मतलब क्या होता है, बिब्लियो रिलेट करता है बुक्स के साथ में। ठीक है, एक होता है बिब्लियोफिलिक, बिब्लियोफिलिक, और दूसरा हमारे पास है बिब्लियोलॉजी। बिब्लियोलॉजी का मतलब क्या है, बिब्लियो बुक से रिलेट कर रहा है ना, जो रूट वर्ड हो गया बिब्लियो का वो बुक्स का मीनिंग हो गया उसका, यानी बिब्लियोलॉजी स्टडी ऑफ बुक्स, और बिब्लियोफिलिक मतलब कि लवर ऑफ बुक्स, लवर ऑफ बुक, जो जिसको बुक से बहुत ज़्यादा प्यार हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया, यानी कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया की स्टडी करना। और बैक्टीरिया की स्टडी में क्या करेंगे, जैसे कि बैक्टीरिया की कैसी शेप है, किस टाइप से वो हार्म करता होता है, ठीक है, किस टाइप से वो हमारे लिए यूज़फुल होता है। ठीक है, जैसे इस वाले की जो है रोड शेप्ड है, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास बैक्टीरियाज होते हैं, यानी कि जैसे कोकाई हो गया, लैक्टोबैसिलस हो गया, रोड शेप बैक्टीरिया हो गया, ये सब हमारे पास बैक्टीरियाज हैं। तो इनके कुछ यूज़फुल भी हैं, जैसे हमारे कर्ड में होता है लैक्टोबैसिलस मिलता है, तो वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। वहीं पे बैक्टीरियाज हमें कुछ भी मतलब डिजीज़ वगैरह भी कोज करते हैं, तो वहाँ पे वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। सो उसकी स्टडी करना, उसको हम क्या कहते होते हैं, बैक्टीरियोलॉजी कहते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब, बायो का मतलब ही क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपके सभी ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, वेदर इट इज़ एल्गी होना, ठीक है, प्लांट्स होना, एनिमल्स होना। ठीक है, यानी कि बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन एल्गी की भी, यानी कि होल जितना भी एक अर्थ के ऊपर जो लाइफ पॉसिबल है, अर्थ के ऊपर जो लाइफ है और वो लिविंग है, लाइफ होगी तो ऑब्वियसली वो लिविंग होगी ना, तो उस स्टडी को हम क्या कहते होते हैं, उसको हम बायोलॉजी कहते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्डियोलॉजी। कार्डियो का मतलब क्या होता है, कार्डियो का मीनिंग ही हमारे पास क्या आता होता है, कार्डियो मीन्स हार्ट। ठीक है, और हार्ट की जो स्टडी होती है उसको हम कार्डियोलॉजी कहते होते हैं। इस टाइप का आपका हार्ट दिखाई देता है, यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है, हमारी फिस्ट जितना ही इसका साइज होता है हार्ट का। ठीक है, और हार्ट के अंदर कार्डियो नेम कहाँ से आया, हार्ट के अंदर मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, कार्डिक मसल होती है जो सिर्फ आपकी होल बॉडी के अंदर सिर्फ हार्ट में ही मिलती होती है। उस कार्डिक मसल की वजह से हम इसको क्या कहते होते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ हार्ट। इसके बाद आता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ लिविंग सेल। साइटो जो टर्म है वो आपको क्या चीज़ बता रही है, साइटो का मतलब क्या है, सेल। और सेल किस टाइप का है, किस तरीके की फॉर्मेशन, जैसे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर बहुत डिफरेंस है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के अंदर बहुत डिफरेंस है। जो आपका प्लांट सेल होता है वो कैसा होता है, प्लांट सेल के ऊपर जैसे कि सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। सो ये क्या करते हैं, इस तरीके से स्टडी करना सेल्स की, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर कितने टाइप के सेल है, कैसे कैसे सेल्स होते हैं, किस तरीके से काम करते होते हैं, उस कंप्लीट स्टडी को करना, उसको हम साइटोलॉजी कहते होते हैं। नेक्स्ट आता है डर्मेटोलॉजी। डर्मा जो टर्म है ना, आपने सुना होगा, ये जो जैसे आप स्किन वाले डॉक्टर के पास जाते हो तो स्किन वाले डॉक्टर के बाहर बाहर जो बोर्ड लगा होता है उस पर लिखा है डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। अब ये लॉजिस्ट का मतलब क्या हुआ, लॉजी का मतलब वही स्टडी। और डर्मा जो टर्म है ना, डर्मा जो टर्म है वो हमारी किससे एसोसिएटेड है, वो स्किन से एसोसिएटेड, यानी कि डर्मा का मीनिंग क्या होता है, स्किन होता है। जो कंप्लीट स्टडी करना स्किन के बारे में, कितने टाइप की, जैसे आपने सुना होगा ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, इस टाइप की चीज़ें सुनी होंगी आपने। सो वो स्टडी करना स्किन की, उसको हम क्या कहते होते हैं, उसको हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहते होते हैं। ठीक है, डर्मेटोलॉजी कहते हैं, और जो डॉक्टर होता है उसको हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहते होते हैं।
नेक्स्ट आता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको आप है ना डबल स्टार मार्क कर लो, एक इसको एक ऑन्कोलॉजी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बच्चों के है ना मोस्टली रॉन्ग हो जाते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी का मतलब क्या होगा, स्टडी ऑफ काउंटिंग एंड एनालाइजिंग एनुअल ग्रोथ रिंग्स ऑफ अ ट्री टू नो इट्स एज। यानी इसका मतलब मैं समझाती हूँ कि सबसे पहले देखो काउंट करते होते हैं हम लोग, ठीक है, एनालाइज करते होते हैं, और एनुअल रिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ये आपने प्लांट लगा दिया, ठीक है, ये प्लांट की जो पहले जो ये जो स्टेम था ना, ये बहुत पतला सा स्टेम था, एक ही बार लगाया था आपको, इस प्लांट को लगाए 1 साल हो चुकी है, इसका स्टेम इतना मोटा हो गया, ठीक है, इतना मोटा हो गया, फिर इस प्लांट को लगाए 3rd ईयर हो गया, फिर ये इतना मोटा हो गया। अब ये मोटा होता कैसे जा रहा है, इसकी ग्रीथ इंक्रीज कैसे होती जा रही है, ग्रीथ का मतलब होता है ये वाली जो होता है, ठीक है, मोटाई उसकी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पर ईयर, जैसे स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर जो थी ना वो इतनी सी थी, इतना सा था, तो 1 साल में इसके ऊपर इतना सा स्टेम था, अगली साल ये स्टेम इंक्रीज हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर स्टेम फिर से इंक्रीज हो गया स्टेम। तो अब जो ये मैंने बनाई है ना, ये रिंग्स है, ठीक है, ये जब आप एक प्लांट को कट करोगे, जैसे इस पिक में शो किया हुआ है, जब आपने प्लांट को इस तरीके से कट किया, देन आपको ये रिंग्स अलग से दिखाई दिए। सो इन रिंग्स का मतलब क्या है कि ये जो रिंग होती है 1 साल में एक रिंग बनती है, 1 साल में एक रिंग बनती होती है, यानी कि जितना पुराना प्लांट होता जाएगा, आपको 2 साल होगी, 3 साल होगी, 4 होगी, 10 होगी, 15 होगी, इस तरीके जितना ईयर्स इंक्रीज होती जाएंगी, वैसे वैसे इस सेल के अंदर जो है वो ये लेयर्स इंक्रीज होती जाएंगी, ठीक है, ये लेयर्स इंक्रीज होती जाएंगी, लेयर्स इंक्रीज होती जाएंगी, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो स्टडी, अब इनकी स्टडी करते होते हैं, ये लेयर हमें प्लांट्स के अंदर कैसे पता मिलेंगी, सो ये जो जितना पुरानी होती जाएगी ना, उतने डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते जाएंगे। ये देखो यहाँ पे कलर अलग है, यहाँ कलर अलग है, यहाँ कलर अलग है, यहाँ अलग है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती हैं, और एक जो एनुअल रिंग 1 साल में एक रिंग ये पूरी करती होती है, इसको हम एनुअल रिंग कहते हैं। और जैसे 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 6 7 रिंग्स है इस प्लांट के अंदर, तो ये इसका मतलब हम इसकी काउंटिंग कर सकते हैं, इसको एनालाइज कर सकते हैं, बता सकते हैं कितना पुराना ये प्लांट है, उसको हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। यानी कि हमने बता दिया कि इसमें 7 रिंग है, इस प्लांट में आपकी 7 रिंग्स हैं, और 7 रिंग्स का मतलब क्या हुआ, 7 रिंग है, तो यानी कि 7 साल पुराना प्लांट है ये, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास आता है गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी क्या होती है, जो स्टडी करती होती है फीमेल जो डॉक्टर या मेल फीमेल जो डॉक्टर होते हैं, जो स्टडी करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, उसको हम क्या कहते होते हैं, उसको हम गायनेकोलॉजी कहते होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी करना किसकी, टिश्यू की। सबसे पहले देखो टिश्यू क्या होता है, ये जैसे कि आपके पास एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, एक ग्रुप ऑफ जो सेल्स है उसको हम क्या कहते होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल हमारा किसके लिए यूज हो रहा है, ग्रुप ऑफ सेल, मतलब कि एक ग्रुप बन गया सेल्स का, तो उसको हम क्या कहेंगे, टिश्यू। जैसे ये हमें दिखाई दे रहे हैं, ये सेम काइंड के सेल्स है ना, वो इकट्ठे होकर एक ग्रुप बना रहे हैं, और ग्रुप बना रहे तो उसको हम क्या कहते होते हैं, टिश्यू कहते होते हैं। टिश्यू अलग अलग टाइप के होते हैं हमारे पास, आगे फर्दर हम चैप्टर में पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, हमारे पास कंप्लीट चैप्टर है। तो यहाँ सिर्फ हमें देखना है कि हिस्टोलॉजी क्या होती है। हिस्टोलॉजी होती है स्टडी ऑफ टिश्यू की, ठीक है, और टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल विच इज़ नोन एज ए टिश्यू, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट अब हमारा आता है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है, हीम। हिमेटोलॉजी जो है 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक लॉजी और दूसरा क्या हुआ है, हीम। हीम का मतलब क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किस में होती है, अगर आपको ध्यान हो, हमारे ब्लड में होती है, ठीक है। और ब्लड वाले सेल्स को हम क्या कहते होते हैं, ब्लड सेल्स हमारे कौन से वाले सेल्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं, ठीक है समझ। स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड की स्टडी करना, इन हेल्थ एंड उसके डिजीज़ की बात करना, यानी कि स्टडी ऑफ ब्लड। अब यहाँ पे मैंने बताया हीम जो है वो किससे रिलेट करता है, हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन आपका किसके अंदर होता है, ब्लड के अंदर होता है। और ब्लड जिसके अंदर जो ब्लड वाले सेल्स होते हैं उसको कौन से सेल्स होते हैं, आरबीसीज। आरबीसी का नेम क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है।
सो हम इन आरबीसीज के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस टाइप के चेंजेस आते हैं, कौन सी डिजीज़ कोज कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें जो हम लोग पढ़ते होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड इन हेल्थ के अंदर स्टडी करना ब्लड की और उससे रिलेटेड उसके डिजीज़ की स्टडी करना, उसको हम क्या कहते होते हैं, उसको हम हीमेटोलॉजी कहते होते हैं। इसके बाद आता है हिपैटोलॉजी। हिपैटो जो टर्म है ना, हिपैटो का मतलब ही क्या होता है, लीवर। ठीक है, हिपैटो का मीनिंग क्या होता है, लीवर, यानी कि जो स्टडी करता है वो लीवर की, लीवर के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा किसी का जो होता है फैटी लीवर होता है, ठीक है, किसी का लीवर ख़राब हो जाता है, जनरल टर्म सुना होगा, जो ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते होते हैं उनका जनरली हम लोग बात करते हैं कि लीवर ख़राब हो जाता है। सो वो लीवर ख़राब होने का मतलब क्या होता है, ये सभी चीज़ें जो हम पढ़ते होते हैं। फैटी लीवर क्या होता है, फैटी लीवर में क्या क्या चेंजेस आते होते हैं, ये सब हम किसके अंदर पढ़ते हैं, ये सब हम हिपैटोलॉजी के अंदर पढ़ते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो टर्म का मतलब क्या है, मॉर्फो यानी उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है, एक्सटर्नल स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जैसे ये हमारे पास बैक्टीरिया का डायग्राम दिखाई दे रहा है, बैक्टीरिया की पिक दिखाई दे रही है। अब इस बैक्टीरिया के बारे में, ये बाहर से इसकी अपीयरेंस कैसी है, इसकी अपीयरेंस कैसी है, कैसा ये दिखाई देता है, कैसा ये स्ट्रक्चर है, कितना इसका साइज़ है, ये सब चीज़ें जो हम पढ़ते होते हैं उसको हम क्या कहते होते हैं, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, जैसे अगर आपको बोला जाए कि आप इस फ्लावर की मॉर्फोलॉजी बताओ, कोई भी फ्लावर दिया हो आपको, उस फ्लावर की मॉर्फोलॉजी बताओ, देन आप उसकी मॉर्फोलॉजी में क्या बताओगे, उसके पेटल्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेटल्स हैं उसके रेड कलर के पेटल्स हैं, ठीक है, पेटल काफ़ी ज़्यादा नंबर में है, तो ये कैसे कैसे लग रहे हैं, रेड कलर के पेटल्स हैं, नंबर उसका ज़्यादा है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है सीड्स भी लगे हुए हैं। ठीक है, इस टाइप की अगर कंडीशंस अगर आपको बताते हैं तो सबसे पहले रेड, पेटल का कलर रेड होती है, हमारे माइंड में क्या चीज़ जाती होती है कि हो सकता है रोज़ होगा, फ्लावर है, किसका है, रोज़ का फ्लावर है, और फिर उन्होंने बोला कि नंबर भी ज़्यादा है, देन नंबर ज़्यादा है, देन हमें और ऐसे फील हुआ कि नंबर ज़्यादा है, तो पेटल का नंबर किसका, हमारे माइंड में क्या आता है, किसके पेटल ज़्यादा होते हैं, रोज़ के ही होते हैं। ठीक है, सो इस टाइप की स्टडी उसके एक्सटर्नल फीचर्स को देख के कि उसका कलर कैसा है, दिखाई कैसे देता है, कितना साइज़ है, इन सब चीज़ों को हम क्या कहते होते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे अगर ह्यूमन बींग्स की मॉर्फोलॉजी की बात करें तो किस तरीके से स्टडी करेंगे, ह्यूमन बींग्स की मॉर्फोलॉजी में हम यही बातें करेंगे, 2 आइज़ होती हैं, ईयर्स होते हैं, ये कंप्लीट क्या है, इतने मतलब कि 2 लिम्स होते हैं, 2 लिम्स जिसमें हैंड्स होते हैं, हैंड्स, लेग्स, इस टाइप की जो ये सब क्या होगी, उसकी मॉर्फोलॉजी होगी। तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ए मॉर्फोलॉजी। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद आता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या होता है, माइको टर्म किसी से एसोसिएटेड है, ये आपकी है फंजाई से। ठीक है, स्टडी ऑफ फंजाई, ये है फंजाई, इसको जो फंजाई है ना, इसकी अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है, सब लोग अपनी अपनी मर्ज़ी से करते हैं, हो सकता है मेरी रॉन्ग हो, आप लोगों की करेक्ट हो। ठीक है, कोई इसको फंगी करता होता है, कोई फंजाई करता होता है, कोई फंगस करता होता है। ठीक है, यानी कि माइकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फंजाई। ठीक है, और अगर फंजाई से आपको एक चीज़ और रिलेट आता होगा, सिम्बायोसिस टर्म होती है एक। ठीक है, सिम्बायोसिस क्या होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप, और इस म्यूचुअल रिलेशनशिप में कौन रहता है, इस म्यूचुअल में कौन कौन रहता है, इसमें एल्गी होती है, एल्गी एंड फंजाई, ये दोनों इकट्ठे रहते हैं, इन दोनों का म्यूचुअल रिलेशन है। म्यूचुअल रिलेशन का मतलब क्या होगा, इनका कुछ ना कुछ ऐसे इक्वल अमाउंट में लेने देने का रिलेशन होगा। जैसे लेना देने का मतलब क्या हुआ, ऐसे एल्गी जो होती है, एल्गी खाना बनाती है, एल्गी फूड की सिंथेसिस करती है, यानी कि एल्गी फोटो, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा कलर, फोटोसिंथेसिस करती होती है। ठीक है, अब फंजाई फोटोसिंथेसिस इसको करने के लिए क्या चीज़ प्रोवाइड करती है, इसको वाटर प्रोवाइड करवाती है, वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करवाती होती है। ठीक है, यानी कि एक
खाना बना रही है, फूड की सिंथेसिस कर रहा है, दूसरा उस खाना बनाने के लिए उसको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। इस टाइप की जो रिलेशनशिप होती है उसी रिलेशनशिप को हम क्या कहते होते हैं, सिम्बायोसिस, या फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप। आया समझ? यानी कि एल्गी खाना बनाती है, एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है, एल्गी अगर खाना बना रही है तो एल्गी के खाना बनाने से एल्गी अपने लिए जो खाना बनाएगी वो थोड़ा सा खाना किसको दे देगी, फंगस को दे देगी। और इस टाइप के रिलेशनशिप के जो मतलब ऑर्गेनिज्म जो बनाते हैं, आपने लाइकन टर्म सुनी होगी, लाइकन्स। वो लाइकन्स क्या होते हैं, वो एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है, और वो दोनों एल्गी और फंजाई दोनों म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहती हैं। और इनको ऐसे एल्गी और फंजाई अलग अलग टर्म में बोलने की जगह पे हम इनको एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं, लाइकन्स, ठीक है, लाइकन्स हम इनको नेम दे देते हैं। और लाइकन्स जो होते हैं वो एक तरीके से पोल्यूशन के लिए बहुत अच्छे इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, पोल्यूशन के लिए गुड इंडिकेटर्स होते हैं। यानी कि पोल्यूशन के लिए इंडिकेटर्स कैसे होंगे, ये हमें बताते हैं कि इस एरिया में अगर हमें पता करना हो, जैसे कि पहले के टाइम पे होता था, जिस टाइम पे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था ना, उस टाइम पे मतलब फॉरेस्ट में अगर जाते थे, अगर फॉरेस्ट में लाइकेंस का नंबर ज़्यादा है ना, फॉरेस्ट में अगर लाइकेंस का नंबर ज़्यादा है तो वहाँ पे वो जो एरिया है वो पोल्यूटेड एरिया नहीं है। और अगर लाइकेंस का नंबर कम है देन वो जो एरिया है वो पोल्यूटेड है। यानी कि इससे क्या पता लगता था, लाइकेंस अगर ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे तो उस एरिया में पोल्यूशन नहीं है, और अगर लाइकेंस ग्रो नहीं कर रहे, लाइकेंस आपको नहीं मिल रहे, तो यानी कि ये जो एरिया है कम्प्लीटली जो है पोल्यूटेड हो चुका है। यानी कि लाइकेंस ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जो पोल्यूशन फ्री है, और लाइकेंस होते क्या हैं, फंजाई और एल्गी का म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहना जो होता है उसी को हम लाइकेंस कहते हैं। और हमारा टॉपिक क्या था, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ फंगस, स्टडी ऑफ फंजाई। आया समझ आपको? आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट आता है न्यूरोलॉजी। न्यूरो से टर्म से हमें पता लगता होता है, न्यूरो का मतलब क्या होगा, न्यूरो कहाँ से किस चीज़ से एसोसिएट करता है, हमारे नर्वस सिस्टम से, ठीक है, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करता है, कितने न्यूरॉन्स होते हैं, कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करते होते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है, ये कंप्लीट जो स्टडी होती है, किस तरीके से मेमोरी याद होती है, हमारे ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, उसके भी आगे फर्दर डिवाइड होते हैं, सेरिबेलम, सेरिब्रम, ये सब चीज़ों की, इन सब की स्टडी जो करना होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम न्यूरोलॉजी कहते होते हैं। इसके बाद है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ किडनी। अब नेफ्रो टर्म क्या किस चीज़ से डिनोट करती है, नेफ्रो का मतलब क्या होता है, हमारी किडनी में आपने पढ़ा होगा नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन को हम क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, जिसको हम क्या कहते होते हैं, नेफ्रॉन कहते होते हैं, ठीक है। जो कंप्लीट फिल्ट्रेशन जो होता है ना किडनी के अंदर, हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैं पूरा पढ़ाऊंगी आपको, जो फिल्ट्रेशन सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट कहाँ होता है, वो नेफ्रॉन में ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, न्यूरोलॉजी के अंदर, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स इज द न्यूरॉन, नर्व सेल देखा होगा आपने, नर्व सेल को ही हम लोग न्यूरॉन कहते होते हैं। न्यूरॉन की जो न्यूरॉन क्या होते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी का मतलब क्या होता है, लॉजी मीन्स वही स्टडी, और पैलेंटो का मतलब क्या होता है, फोसिल्स, फोसिल्स की स्टडी, स्टडी ऑफ फोसिल्स की जो स्टडी करता है उसको हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। यानी कि ये हमें दिखाई दे रहा है डायनासोर का फोसिल, और फोसिल्स हमें क्या बताते हैं,
फोसिल का मतलब फोसिल किसको बोला जाता है, जो मतलब कि बहुत सालों पहले अर्थ के ऊपर कोई भी थिंग हमें मिलती, कोई भी चीज़ हमें अर्थ के ऊपर मिलती है और जो अभी का जो हमारा एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट से वो मैच नहीं करती, जिसको हम क्या कहते होते हैं, उसी को हम फोसिल कहते हैं। यानी कि जैसे डायनासोर का कुछ भी मिलता होता आपको, तो डायनासोर का जो कुछ भी मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम फोसिल बोलेंगे। और फोसिल्स की स्टडी हम लोग किससे करते होते हैं, हम कार्बन 14 एलिमेंट से करते होते हैं। कार्बन रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है, और कार्बन 14 जो होता है वो हमारी हेल्प ही किस में करता होता है, कार्बन 14 जो है वो किस में हेल्प करता होता है, कार्बन 14 हमें फोसिल्स की स्टडी करने में हेल्प करता होता है, फोसिल्स की स्टडी ऑफ फोसिल्स में हेल्प करता है, ठीक है। अब ये हमें एक लिजार्ड का शो हो रहा है, ठीक है, ये भी क्या होगा, ये भी पुराने टाइम की लिजार्ड होगी, तो इसकी स्टडी हम करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोसिल्स। ये बहुत पुराने, मेनली जो सबसे कॉमन एग्जांपल है तो वो हमारे पास किसका है, डायनासोर। हम देखते ही समझ जाते हैं कि डायनासोर रिलेट करता है स्टडी ऑफ फोसिल्स से, यानी कि डायनासोर हमारे टाइम पे अब है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसकी। अब अगर हमें कुछ मिलता है देन वो जो हमारे न्यूज़ वगैरह में बहुत बड़ी इशू हो जाता है एक तरीके से। नेक्स्ट आता है ओडेंटोलॉजी। ये ओडेंटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस हैं इसके। ओडेंटोलॉजी का मतलब क्या होता है, ओडेंटो का मीनिंग क्या होता है, स्टडी ऑफ टीथ एंड गम्स, यानी कि ये जो आपके टीथ के बारे में बात करता है, टीथ की स्टडी करता होता है, स्टडी ऑफ टीथ। और आपके गम्स में, जैसे कि गम्स, काफ़ी लोगों के अंदर गम्स के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। गम्स के अंदर ब्लीडिंग कोई किसी की बॉडी के अंदर हो सकती है किसी विटामिन की कमी की वजह से स्टार्ट हो जाए, तो उस चीज़ को, उस डिजीज़ को हम क्या कहते होते हैं, उसको हम स्कार भी कहते होते हैं, ठीक है। हमारे जो टीथ की स्टडी करता है, टीथ कितने टाइप के होते हैं, टीथ हमारे इस तरीके से होते हैं, एक होता है हमारे टेम्परेरी और होता है परमानेंट, है ना। टेम्परेरी जो टीथ होते हैं उसको हम क्या कहते होते हैं, मिल्क टीथ। और परमानेंट वाले हमारे जो मतलब पूरे लाइफ टाइम, एक बार दांत आने के बाद उसके बाद वही दांत रहने वाले हैं, उसको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। टेम्परेरी जो मिल्क टीथ होते हैं, बचपन में ग्रो करते हैं, उसके बाद एक एज या फिर एक टाइम पीरियड आता है, उस टाइम पे वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं और न्यू टीथ जो होते हैं वो आपके ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एक अगर आपको ध्यान हो तो हमारे टीथ का फॉर्मूला होता है 2 1 2 3, 2 1 2 3। इसका मतलब 2 1 2 3 बारी बारी क्यों लिखा है, ये हमारे अलग अलग जो है टीथ के नंबर्स में, टीथ का जो नंबर होता है वो अलग अलग बताते हैं। जैसे कि इन सीजर्स, हमारे टीथ अलग अलग टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे इन सीजर्स, यहाँ पे नोट कर देते हैं, इन सीजर्स, कनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। ये होता है हमारे टीथ, इनका अलग, इनका फॉर्मूला, इनको लर्न करने के लिए एक टीथ फॉर्मूला होता है ये। इसका मतलब क्या है, इंसीजर होते हैं हमारी बॉडी में 2, कनाइन्स होते हैं 1, प्री मोलर होते हैं 2 और मोलर होते हैं 3, ठीक है। इसका मतलब ये है 2 1 2 3 का। और एक साइड हो गया ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला अपर जो के लिए यूज़ हो रहा है और ये वाला लोअर जो के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। आया समझ, टीथ फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ, ये होता है हमारा टीथ फॉर्मूला 2 1 2 3। ये हमें क्या बताता होता है, ये जो दो टीथ जो होते हैं वो हमारे इंसीजर होते हैं, एक हमारा कनाइन होता है, 2 प्रीमोलर होते हैं, 3 मोलर होते हैं। और ये किसके अंदर होते हैं, ये वाली हमने बात की एक जो की, जैसे कि आप अपर लो की बात कर लो या लोअर जो की बात कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या होता है, साइकोलॉजी, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, जो यानी कि जो ह्यूमन माइंड की स्टडी करता है और ह्यूमंस किस तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक तरीके से हमारा बिहेवियर ही होता है कि अपन किसी पर्सन से मिलते हैं और मिलते टाइम हम उसको हेलो करते होते हैं, हेलो हाउ आर यू, आप कैसे हो, ये सब जो जो कॉमन हम बातें करते हैं ये इंसान का बिहेवियर शो करता है। एक ऐसा बंदा होगा जो मतलब किसी से कोई बातचीत नहीं करेगा और वो आएगा और जस्ट सिट, मतलब साइलेंटली वो बैठ जाएगा, तो उसको देखने से हमें क्या फील होएगा, तो एरोगेंट पर्सन है, ये ज़्यादा बातचीत नहीं करता होता।
और एक बंदा आएगा जो सबसे बात वगैरह करेगा, सबसे पूछेगा हेलो हाय, वो हमें कैसा लगेगा कि वो तो अच्छा नेचर है उसका, एरोगेंट नेचर नहीं है, फ्रेंडली नेचर है उसका। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, यही सब चीज़ें ह्यूमन माइंड के अंदर और बिहेवियर के अंदर आती हैं, और इसकी जो स्टडी करता है उसको हम क्या कहते होते हैं, साइकोलॉजी कहते होते हैं। इसके बाद आता है सोरोलॉजी। जी क्या स्टडी ऑफ लिजार्ड्स, जो लिजार्ड्स की स्टडी करते हो, कितने टाइप की लिजार्ड होती हैं, कैसी दिखाई देती होती है, कैसा मतलब कि अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो विंटर्स में हम लोगों को ज़्यादा लिजार्ड्स नहीं शो होती, विंटर्स में शो नहीं होती है। सो इसके अंदर क्यों नहीं होती, बिकॉज ये वहाँ पे क्या होता है, एक वो उस टाइम पे विंटर का जो टेम्परेचर होता है ना, उस टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकती, टॉलरेट नहीं कर सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल हम विंटर्स आते हैं और हम विंटर में अडेप्ट कर लेते हैं, विंटर को भी अडेप्ट कर लेते हैं और समर को भी अडेप्ट कर लेते हैं। तो ऐसा फीचर जो होता है वो लिजार्ड के अंदर नहीं होता। ठीक है, कैसे नहीं होता, जैसे कि हम लोगों के साथ क्या होता है, हमें ठंड लगनी स्टार्ट होती है ह्यूमन बींग्स को, देन हमें शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। अब वो शिवरिंग क्या होती है, एक्सरसाइज होती है, और जो हमारा क्या करेगी, ब्लड को रेगुलेट करती होती है, हमारे ब्लड को रेगुलेट करके जैसा हमारा जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लेके आती होती है, जिसको हम अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि शिवरिंग होने के बाद वो हमें थोड़ा थोड़ा सा क्या करेगी, वो एक्सरसाइज स्टार्ट होने के बाद हमारा जो ब्लड है, वो ब्लड जैसा एनवायरनमेंट के अंदर जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाएगा अपने आप से। बट लिजार्ड्स के अंदर नहीं होता। इसको हम क्या कहते होते हैं, हीमो रेगुलेशन कहते होते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं, एक टर्म और यूज़ किया जाता है, हम इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं वार्म ब्लडिड। वार्म ब्लडिड ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं, जो अपना एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर लेते हैं। बट हम लिजार्ड के लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो क्या होती है, कोल्ड ब्लडिड। कोल्ड ब्लडिड का मतलब क्या होता है, जो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट नहीं कर सकती, यानी कि कोई भी ऐसा कोई एक्सरसाइज या फिर कुछ भी ऐसा बॉडी में नहीं है जो बहुत ज़्यादा हैवी टेम्परेचर या फिर बहुत मतलब कि लो टेम्परेचर हो जाए, यानी कि 2, 3, 4 डिग्री सेल्सियस में अगर आपका टेम्परेचर हो जाता है, उस टेम्परेचर को अडेप्ट नहीं कर पाना, इस चीज़ को हम क्या कहते होते हैं, कोल्ड ब्लडिड कहते हैं, कि उसमें वो अपने आप को छिपा लेती है। इस वजह से ये रीज़न होता है, कोल्ड ब्लडिड होने की वजह से जो होती है, हमें लिजार्ड्स जो होती हैं वो सर्दी में ज़्यादा शो नहीं होती, दिखाई ही नहीं देती सर्दी में, और गर्मी में बहुत ज़्यादा दिखाई देती होती है। ठीक है, स्टडी करना लिजार्ड की, उसको हम क्या कहते हैं, सोरोलॉजी। नेक्स्ट क्या है, एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब क्या होता है, रियरिंग ऑफ हनी बी, हनी बी को केयर करना, हनी बी को पालना फॉर द अपने कमर्शियल पर्पस के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एपीकल्चर कहते हैं। यानी कि जैसे कि बिहाइव लेके मतलब इस तरीके से हम लोग हनी को करेंगे। अब इस हनी बीज को लेके आएंगे, इसके अंदर से हम लोग हनी निकाल लेंगे। ठीक है, हनी निकालने के बाद उस हनी का यूज़ करेंगे। हनी का यूज़ किस में होता है, वैक्स बनाने में होता है, मेडिसिन में होता है। ठीक है, स्किन के लिए जो भी आपके जितने भी बनते होते हैं केमिकल्स वगैरह जो बनते हैं, इसमें भी मॉइस्चराइजर्स वगैरह में भी हनी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको एपीकल्चर किसको बोला जाता है, जहाँ पे रियरिंग होती है, केयर होती है, पाला जाता है एक कमर्शियल पर्पज़ के लिए हनी बीज को, उसको बोला जाता है। नेक्स्ट आता है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में कौन होती है, फिशेस की केयर की जाती है। फिशेस के लिए एक एग्जैक्टली पूरा मतलब जो एनवायरनमेंट के अंदर उसको पॉन्ड में कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं, और यहाँ पे केयर होती है, स्पेशल केयर की जाती है फिशेस की, जब किस टाइम पे उसको खाना चाहिए, किस टाइम पे उसको मतलब कि अगर बाई चांस जो भी मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है वो सब चीज़ें इसको यहाँ पे दी जाती है, उसको हम पीसी कल्चर कहते होते हैं। नेक्स्ट आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ग्रो करना वेजिटेबल्स का और फ्लावर्स का एंड फ्रूट्स का, उस चीज़ को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। यानी कि जो ग्रो करना मतलब एक तरीके से क्रॉप्स लगाना, यानी कि खेती करना, किस चीज़ की, वेजिटेबल की, फ्लावर की और फ्रूट्स की, अपने कमर्शियल पर्पज़ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए वेजिटेबल को ग्रो करना, फ्लावर्स को ग्रो करना, फ्रूट्स को ग्रो करना, उस चीज़ को हम क्या कहते होते हैं, उसको हम हॉर्टिकल्चर कहते होते हैं। ये पिक्स में आप देख रहे हो, ये क्यूकम्बर आपका, ये शायद टोमेटो दिखाई दे रहा है मुझे,
ये कुछ फ्लावर्स हैं, ये सब चीज़ें अपने कमर्शियल पर्पज़ के लिए ग्रो करना, उसको हम हॉर्टिकल्चर कहते होते हैं। नेक्स्ट आता है विटिकल्चर। विटिकल्चर क्या होता है? स्टडी ऑफ ग्रेप्स, यानी कि ग्रेप वाइन की, ग्रेप्स की जो स्टडी करते होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? विटिकल्चर जो टर्म है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बारी पूछी गई है एग्जाम्स में, ठीक है। स्टडी करना, ग्रेप्स की स्टडी करना या ग्रेप वाइन की स्टडी करना, उसको हम क्या कहते होते हैं? विटिकल्चर कहते होते हैं। नेक्स्ट आता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होता है? डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अब फिर क्वेश्चन ये आता है कि पॉपुलेशन की स्टडी कैसे करेंगे? यानी फॉर एग्जांपल देखो, जैसे बर्थ है, किसी का बर्थ हो रहा है, बर्थ रेट के अंदर, बर्थ के अंदर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एजिंग एंड डेथ्स, यानी कि जैसे डेमोग्राफी क्या करेगी, किसी का बर्थ हो रहा है तो बर्थ की स्टडी करना, कितने लोगों का बर्थ हुआ। उसके बाद एजिंग एंड डेथ, यानी कि कितने लोगों की डेथ हो रही है या कितना नंबर हो। एक जैसे फॉर एग्जांपल, हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं, 200 है। अब 200 नंबर है पॉपुलेशन का। अब इस 200 में से कितने लोगों का बर्थ हो रहा है, ठीक है, कितने लोगों की इसके अंदर से डेथ हो रही है, ठीक है, कितने लोग यहाँ से माइग्रेशन कर रहे हैं और कितने लोग यहाँ पे इमाइग्रेशन कर रहे हैं, मतलब कि आ रहे हैं यहाँ पे, कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं, कितना एडिशन हो रहा है, ठीक है। इन सब चीज़ों की स्टडी, यानी बर्थ की स्टडी, डेथ की स्टडी, माइग्रेशन की, यानी एक सॉरी, ये बर्थ हो गया, जैसे एक बंदे का बर्थ हुआ, यानी यहाँ पे पॉपुलेशन 201 होगी। फिर किसी की डेथ होगी तो पॉपुलेशन वापस से 200 होगी। फिर कोई यहाँ से चला गया, फिर वापस से यहाँ पे कोई जाने के बाद यहाँ पे पॉपुलेशन का नंबर कितना हो जाएगा? 199 हो जाएगा। तो इस टाइप की जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक नंबर, पॉपुलेशन के नंबर में चेंजेस आ रहे हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनेटमी। एनेटमी क्या होती है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि एनेटमी का मतलब क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर। पहले हमने क्या देखा था? फर्स्ट हमने देखा था मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी में हमने क्या देखा था? मोर्फोलॉजी में हमने कहा था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की बात की थी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की हमने बात की थी। और एनेटमी के अंदर हम किसकी बात करते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर्स की। जैसे फॉर एग्जांपल अभी डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में यहाँ पे लीवर है, यहाँ आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाली आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। और ये जैसे कि लंग्स हो गए, लंग्स को साउंड कौन कर रहे हैं? रिब्स कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो होती है ये आपकी फ्रंट वाली साइड में, ये ब्लू वाली जो है ये आपकी वेन्स है, रेड वाली जो है ये आपकी आर्टरी है, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपकी वोकल कॉर्ड्स हैं, यहाँ पे फूड पाइप भी होती है आपकी, और यहाँ पे आपको ट्रैकिया भी मिलेगी, विंड पाइप, ठीक है। सो इस टाइप से कंप्लीट इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसको हम क्या कहते होते हैं? उसको हम एनाटमी कहते होते हैं। यानी हम यहाँ से भी देख सकते हो, ये जैसे ट्रैकियल सिस्टम बता रहे हैं कॉकरोच का डायग्राम में भी, और इसके अंदर ये जो है इसका ऐसे ट्रैकियल सिस्टम होता है। तो इन सब चीज़ों की स्टडी करना, इसको हम क्या कहते होते हैं? इसको हम एनाटमी कहते होते हैं। नेक्स्ट आता है एकोस्टिक्स। अकोस्टिक्स का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ साउंड। जैसे साउंड के अंदर किसी की होती है, ये होती है जैसे प्योर नोट होती है, ये नॉइस वाली नोट होती है, ठीक है। ये लाउड होती है, मतलब कि इस तरीके से अगर जाती तो कि पिच जो होगी वो लाउड होगी। अगर इसकी क्या होती है? इस टाइप की, जैसे इसमें गैप कम है ना, यहाँ देखो आप, इस वाली में गैप कम है, 1 2 3 4, 4 नोट्स बनी हुई है, 4 नोट्स बनी हुई, तो इससे क्या पता लग रहा है? लाउड भी है वो, हाई पिच भी है, हाई पिच नोट है। और अगर इस तरीके से थोड़ा गैप ज़्यादा है और ये इस तरीके से, जो ये कितने बनी हुई है, 1 1 2, ये सिर्फ 2 ही बनी हुई है ऐसे में, तो इस चीज़ से हमें क्या पता लग रहा है? लाउड वॉइस तो लाउड है बट लो पिच उसकी लो है। तो इस टाइप की जो स्टडी करना, साउंड की पिच के बारे में स्टडी करना, यानी बेसिकली जो साउंड की स्टडी करते होते हैं तो उसको हम क्या कहते होते हैं? एक्वोस्टिक्स कहते होते हैं। आया समझ? हमारा ये लेक्चर होता है ब्रांचेस ऑफ साइंस होता है ख़त्म यहाँ पर। इसके बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चंस।
आई होप आपको समझ आया होगा। कैसा लगा लेक्चर ये लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास समझ आई या नहीं आई। थैंक यू।